तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है इसको समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर कभी दो से ज्यादा चार्जेस हो किसी सिस्टम में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, मूव तो करना नहीं है, रुके रहना है, तो फिर किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पर बाकियों की वजह से नेट फोर्स कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस पे आते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये आपके पास ओरिजिन है और मान लेते हैं ये Q1 है, यहाँ पर चार्ज। आपके पास ये Q1 चार्ज है ओरिजिन से स्टोरी पर, और सपोज यहां पर मान लेते हैं Q2 चार्ज को, और यहां पर मान लेते हैं Q3 चार्ज को। तीन काफी है, हम ऐसा लेते। तो दूरियां भी लेनी पड़ेंगी। इस दूरी को क्या लिखें और इस दूरी को क्या लिखें, ये भी देखना पड़ेगा। बैठने हैं तो लागू। आप इसे नाम दे दीजिए R12, 1 और 2 के बीच की दूरी R12, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो फिर इस हिसाब से इस दूरी को क्या नाम देना चाहिए, R13। ये आपके पास है। अब वेक्टर साइन के साथ दे सकते हैं इसको, ये R12, ये R13। यहां पर हमने, चलो मान लेते हैं कि Q1 और Q2 Q3 सभी पॉजिटिव है, पहले बात समझने के लिए। ऐसा होना जरूरी नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो Q2 जो होगा और Q1 दोनों सब सेम साइन के होंगे, तो जाहिर सी बात है Q2 रिपेल करेगा और इस डायरेक्शन में होगा फोर्स। आप इसे F12 कर लीजिए। तो जो इसका मतलब 1 को जो 2 फोर्स लगा रहा है 1 पर, वो ये डायरेक्शन। इसी तरीके से बच्चों इसे अगर आगे बढ़ाए तो इस फोर्स को क्या नाम देना चाहिए हमने, सर F13। F13। ठीक हो गया। तो फिर नेट फोर्स जितना होगा सिस्टम पर, तो वो वेक्टर सम के बराबर होगा, ये कहा जा रहा है। सपोज Q1, Q2 and Q3 are 3 charges। चलो पहले पॉजिटिव ही मान लें, पॉजिटिव चार्जेस विद पोजीशन वेक्टर्स। वो कहाँ कहाँ पर होंगे ये भी देखना होगा। विद पोजीशन वेक्टर्स R1, R2 and R3 respectively। इसका मतलब क्या हुआ, ये दूरी, ये वाला वेक्टर R1 हुआ, ये वाला वेक्टर R2 और ये वाला R3, ये 3 वेक्टर होगा।
ठीक हो गया। हमें करना क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं। वी हैव टू फाइंड नेट फोर्स। नेट फोर्स को इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए। किस पर नेट फोर्स? ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड Q3। ये हमें निकालना है। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, तो ये कितना होगा? R12। R12 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, तो इसको हम रखें R12। तो यही दूरी, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो Q1 Q2 के बीच की दूरी आ जाएगी। सो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 विल बी जितना होगा F12 वेक्टर। 1 2 तो ये होगा कितना? 1/4πε0। चलो Q1 मान लो, तो Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड में R12 स्क्वायर इंटू R12 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसी जो अमाउंट को बढ़ाता घटाता नहीं है, डायरेक्शन दे देता है। आप लोगों ने XYZ एक्सिस में IJ देखे थे। I यूनिट वेक्टर होता है, वो बताता है कि इधर को जाना है। अब यहाँ तो R12 पता नहीं कहाँ को है, तो हमने मान लिया इन्होंने ऐसे लिख लिया। अगर ये समझ में आया है तो सिमिलरली F13 कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह से अगर 2 से ज्यादा चार्जेस होंगे, माना 3 4 हो गए, तो उन्हें भी निकाला जा सकता है फिर इसी पैटर्न। सो नेट फोर्स ऑन Q1 विल बी, फोर्स F मान लीजिए, तो नेट फोर्स F जो होगा वो F12 प्लस F13 का वेक्टर सम होगा। विद मैग्नीट्यूड और विद डायरेक्शन। तो अब इसका एप्लीकेशन से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो कि हर एक की वजह से फोर्स निकालिए और उनका वेक्टर सम कर दीजिए। तो यहाँ पर समझ में आता है बच्चों कि वेक्टर की पढ़ाई क्यों जरूरी थी। पहले वेक्टर क्यों पढ़ा दिया गया आपको? हेलो, ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, तो चलिए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, तो ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा क्वेश्चन के साथ। मैं ऐसा करता हूँ, एक स्क्वायर ले लेते हैं और उसके कॉर्नर्स पे रखते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज
2 equal point charges Q मान लेते हैं +2 माइक्रो कूलाम, ये मान लिया हमने। कूलाम बड़ी यूनिट है बच्चों, काफी ज्यादा, तो माइक्रो मिली इस तरह से चलता रहेगा, बहुत छोटा। आर प्लेस्ड at each of the two opposite at each of the two opposite corners of a square and equal point charges small q at each of the other two corners, at each of the other two corners। ठीक हो गया। What must be the value of small q? What must be the value of small q so that the resultant force on capital Q is 0? Resultant force on capital Q is 0. दो इक्वल पॉइंट है, इट स्क्वायर बनाना है बच्चों। पहले क्वेश्चन को डायग्राम बना के समझें तो फिर थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसे, कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी हमारे पास। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये स्क्वायर है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, टू इक्वल पॉइंट्स आर देयर, कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो अगर मैं ए पर रख दूं ये कैपिटल Q को, तो दूसरा कैपिटल Q कहां पर आएगा? एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस स्मॉल q एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। तो बी और डी पर स्मॉल q आ रहा है। What must be the value of Q so that the resultant force on capital Q is 0? ये पूछा गया है। चीजों को समझने का आसान तरीका वेक्टर अप्रोच है। शुरू में अजीब सा लगेगा लेकिन यही तरीका सही है। तो इसे x एक्सिस और d को ओरिजिन मान लेते हैं और इसे y एक्सिस ऐसा बना लीजिए, तो आपके लिए वेक्टर नोटेशन आसान हो जाएंगे। तो d ओरिजिन हो जाएगा, तो यहाँ पर q तो 0 पर आ गया। फिर तो साइड जो है स्मॉल ए मान लेते हैं, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर ABCD बी स्मॉल ए। तो फिर कोई भी एक डायगोनल ले लीजिए, दोनों कितना हो जाएगा? हर एक साइड ए है तो ये कितना होगा? AC पाइथागोरस से A√2। तो अब आप वेक्टर निकाल लीजिए, DC वेक्टर कितना होगा? A और इधर को यूनिट वेक्टर I मान लें। DA वेक्टर कितना होगा?
हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम साइलेंट मोड में कहाँ पहुंच जा रहे हो भाई? डीसी जो है ए मान, दूरी तो यही है, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई मान लिया, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे मान लिया, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। डी बी कितना माना जाए जरा बताएंगे आप लोग? डी बी, डी से बी तक कैसे जाओगे? ए आई प्लस AG. पहले डीसी होगा फिर सी बी होगा, तो ए दूरी एक्स एक्सिस में और ए दूरी वाई एक्सिस में। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, नाउ अगर आपसे पूछा जाए सी ए, तो ये होता है बच्चों, कभी भी अगर ऐसा करना हो, मैंने पहले भी बताया होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है? ए जे, और सी का पोजीशन वेक्टर Sir, yeah. ए आई, मतलब वही ए का पोजीशन वेक्टर डी के रिस्पेक्ट में हुआ ना, डी ओरिजिन है अभी, तो सी ए इतना हो जाएगा आपके पास। और अगर खाली सी ए लिखते हो तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए रूट 2 आ जाएगा सी ए दूरी। वेक्टर का मैग्नीट्यूड समझते हो? अगर Yes. वेक्टर ऐसे लिखा हो एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखते हैं आप लोग? कार्तिक जी? Sir, square root of x square plus y square. ठीक हो गया। तो आपने ये दूरियां निकाल दी, तो डायगोनल जितना एक होगा मैग्नीट्यूड में उतना ही दूसरा भी होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फोर्स है वो ए पर जो नेट फोर्स है वो 0 है मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेट कूलम्ब फोर्स, नेट कूलम्ब्स फोर्स ऑन क्यू, क्यू कहां पर है? एट ए इज 0। अच्छा, तो इस पर जो फोर्स लगे होंगे वो कौन कौन से होंगे? एफ डी ए लगा होगा, सोचिए तो, जो डी पर चार्ज है उसकी वजह से ए पर लगा होगा। दूसरा एफ सी ए लगा होगा, वेक्टर सम, और एफ दूसरा बी ए इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो बच्चों अब बताइए एफ डी ए कितना होगा? 1/4πε0। वो तो सभी में आएगा इसलिए बाहर ले लिया मैंने। एफ डी ए Q1 Q2 स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन दूरी कितनी? ए स्क्वायर, और डी से ए में तो यूनिट वेक्टर डी ए प्लस, अब एफ सी ए के बारे में सोचिए, Q इंटू क्यू ही होगा दोनों में, तो Q स्क्वायर अपॉन दूरी कितनी है? Sir, A root. ए रूट 2 का स्क्वायर इंटू वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर सी ए नहीं, यूनिट वेक्टर सी ए प्लस एफ बी ए क्या आएगा? स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर वेक्टर बी ए, यूनिट वेक्टर बी ए, सब जो वही हो जाएगा, सॉरी, इक्वल टू 0। अरे भाई ठीक है? Yes, sir. अच्छा, तो 1/4πε0 तो 0 होता नहीं, वो तो कांस्टेंट होता है, आप जानते ही हैं।
तो ये पहली टर्म हो जाएगी स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर। डी से a तक यूनिट वेक्टर क्या हुआ बच्चों? y एक्सिस है। जी यूनिट वेक्टर की बात हो रही है ना, यूनिट वेक्टर। पूरा वेक्टर तो ए जे हुआ मैग्नीट्यूड में, ये तो यूनिट वेक्टर तो जे होगा ना केवल। q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। सी ए कितना है यूनिट वेक्टर? क्या सी ए कहीं निकाला है हमने? इसे देखिएगा। सर ए जे माइनस है सर, जे माइनस। ये तो वेक्टर है बच्चों, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था? ए जे माइनस ए आई तो वेक्टर है अपॉन, वेक्टर अच्छी तरह आना चाहिए बच्चों, नहीं तो ध्वस्त हो जाएंगे आप यहाँ। स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर। बी ए बताइए तो यूनिट वेक्टर बी से ए तक। नहीं समझ में आ रहा है, बी से ए तक यूनिट वेक्टर। सर माइनस जे क्या? सर माइनस आई क्या? एटसेट से जो पैरेलल है। q अपॉन कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो स्मॉल q इंटू जे। अच्छा, यहाँ ऊपर से a से ये वाला a से ये कट जाएगा, और q अपॉन ए स्क्वायर एक कॉमन भी ले रखा है, तो एक q बचा, q बाई 2, और यहाँ j माइनस आई अपॉन √2 q बाई ए स्क्वायर लिया तो एक q बाई 2 प्लस स्मॉल q इंटू माइनस आई इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाली संख्या तो 0 है नहीं, तो 2 इंटू जे प्लस कैपिटल Q जे अपॉन 2√2 माइनस कैपिटल Q आई अपॉन 2√2 माइनस स्मॉल q आई इक्वल टू 0। ठीक है। यस सर। हाँ, स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल q कॉमन ले लेता हूँ, तो j माइनस आई, और इन दोनों में भी q अपॉन 2√2 कॉमन आएगा, तो j माइनस आई। अच्छा, ये तो ठीक हो गया, तो कैलकुलेशन में इधर कर देता हूँ। तो कैपिटल स्मॉल q प्लस कैपिटल Q अपॉन 2√2 टाइम्स j माइनस आई इक्वल टू 0। अब आप लोग जानते हैं जब वेक्टर i और j अलग अलग है ना, मैं ट्रैप कई बार नहीं लगा पाता लिखते हुए, और आप भी नहीं लिखे चलता है, सब समझते हैं जी, ठीक है। i और j एज ए वेक्टर डिफरेंट है ना भाई, i एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर है, j y एक्सिस के अलोंग, यूनिट वेक्टर है, दोनों डायरेक्शन अलग है। दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं? जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो i और j का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो वो बराबरी तो हो नहीं सकती। तो फिर ये वाला ब्रैकेट तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर क्या 0 होगा? q प्लस q अपॉन 2√2 इक्वल टू 0। तो स्मॉल q कितना आ जाएगा? माइनस कैपिटल Q अपॉन 2√2। कैपिटल Q आपको दे रखा है बच्चों, कितना? √2 माइक्रोकूलम अपॉन 2√2, तो स्मॉल q आ जाएगा आपका माइनस हाफ माइक्रोकूलम। तो स्मॉल q इतना रख देंगे, तो कैपिटल Q पर नेट फोर्स 0 आ जाएगा।
मेन आपने गौर किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज्यादा वेक्टर का रोल आ गया। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आ पाया? यस सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। तो आज पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोबारा समझते हैं। देखिए अब क्या लिखा था, मैंने 3 चार्जेज ले लिए, 3 से ज्यादा भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर एक की वजह से वेक्टर सम निकालिए और ये एज अ वेक्टर नेट फोर्स ही आ जाएगा। ये लॉ था, बहुत मेरे ख्याल से अब बात समझ में आ रही होगी। और अब इसी का एप्लीकेशन ये देखिए क्या लिखा था। अब दोबारा पढ़ते हैं, सवाल को ध्यान से देखते हैं। 2 equal point charges capital Q दे रखे हैं, are placed at each of the 2 opposite corners of a square। तो मैंने A और C पर मान लिया। एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस स्मॉल q at each of the other 2 corners, वो भी रख दिए। What must be the value of small q so that the resultant force on capital Q is 0। अब वो आप चाहे C पे निकालें या A पे निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने A पे निकाल लिया। तो उसके लिए स्क्वायर था, मैंने इस तरह से बनाया कि x और y एक्सिस डिफाइन करना आसान हो जाए, तो हमारी मेहनत थोड़ी बच जाए। तो भाई उससे i और j वेक्टर, बच्चों फिर कह रहा हूं बहुत जरूरी चीज है। 11th में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि 12th में आप चीजों को आसानी से समझ सकें। अब अगर आपने कहा कि साहब 11th में जो पढ़ाया वो तो पढ़ाया ना पढ़ाया बराबर हो गया, हमें याद ही नहीं है, ऐसा मत करिएगा। तो अब आप इससे डीसी, डीए और डीबी तीनों वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही सीए वेक्टर भी निकाल सकते हैं और यूनिट वेक्टर। ए पर नेट फोर्स 0 है मान लेते हैं, तो ए पर फोर्स किस चीज की वजह से लेगा? बाकी 3 चार्जेस की वजह से। वो कहाँ कहाँ पर है? डी, सी, बी। तो क्या 0 किया मैंने? ध्यान से देखिए सबसे नीचे वाली लाइन, एफ वेक्टर डी ए प्लस एफ वेक्टर सी ए प्लस एफ वेक्टर बी ए, 0। अब कूलाम लॉ लगाए भाई और इनकी वैल्यू निकाले, तो 1/4πε0 तो सभी में आता है, वो छोड़िए। बाकी देखिए आप, तो Q1 Q2 में इसे भी थोड़ा सा दिखाता हूँ। हाँ, डी ए पहले देखिए, तो स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, Q1 इंटू Q2 अपॉन दूरी डी ए है तो ए स्क्वायर, यूनिट वेक्टर डी ए बस। प्लस यही काम आप सी ए में भी करिए, Q स्क्वायर अपॉन a√2 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर सी ए प्लस अब बी ए, तो स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर, यूनिट वेक्टर बी ए। अब आप इन यूनिट वेक्टर्स को देखिएगा प्लीज। डी ए यूनिट वेक्टर क्या होगा? डी से ए में वाई एक्सिस है तो यूनिट वेक्टर जे डी ए में। क्लियर है? सी ए आपने निकाला है और सी ए का मैग्नीट्यूड भी निकाला है, मैंने गोल घेरे में रखा ऊपर। तो किसी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर मिलता है, तो सी ए का यूनिट वेक्टर ये मिल जाएगा। और बी ए तो माइनस आई होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, अपोजिट डायरेक्शन में। बाकी तो बच्चों फिर कैलकुलेशन है केवल, फिर कुछ नहीं है। काफी शानदार क्वेश्चन है, अगर 12th में आता है। क्या मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझा पाया आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग 5:35 36 के आसपास जुड़ते हैं। इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।